नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज के ऑनलाइन स्टूडियो एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में। आज का जो हमारा इतिहास में टॉपिक रहेगा वो होगा साम्राज्यवाद से संविधान की ओर। हमने पिछली क्लास में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा। वो उसके क्या उद्देश्य थे, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी, उसके प्रावधान और उसकी कमियों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इससे आगे, क्योंकि जो हमारा मूल टॉपिक है वो है ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास, तो ये एक लंबी सीरीज के रूप में हमारी इसमें कई कक्षाएं चलेगी। तो हमने इसको एक सीरीज के रूप में लिया है और इसका नाम दिया है साम्राज्यवाद से संविधान की ओर, कि किस प्रकार किन संवैधानिक सुधारों के साथ साथ भारत में संविधान का विकास होता है। तो इसमें हम अब आगे चलते हैं। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। देखिए, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी और उन कमियों को दूर करने के लिए एक और बिल लाया गया जिसे कहा गया 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। मूल रूप से हम देखें तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक नियंत्रण की कड़ी है। ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा था, क्योंकि कंपनी ने कुछ पैसों की डिमांड की थी, कुछ उधार लेना चाहा था सरकार से, तो सरकार ने कुछ नियंत्रण कंपनी पे स्थापित कर लिया और ये नियंत्रण आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। अब जो नियंत्रण बढ़ा वो एक क्रमिक विकास के रूप में बढ़ता गया और अनेक जो अधिनियम आते गए और उन अधिनियमों के अंतर्गत क्या है, धीरे धीरे कंपनी का जो नियंत्रण था वो भारत पर कम होता गया और अंत में जाकर जो कंपनी का नियंत्रण बिल्कुल ही समाप्त हो गया और ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। इसमें एक और बात भी हमें ध्यान रखने वाली है। इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो कई बार ये सोचते हैं कि जो 1858 का अधिनियम आया, उस अधिनियम से क्या हुआ कि कंपनी के शासन को समाप्त करके और ब्रिटिश शासन भारत पर लागू हो गया, परंतु इसमें वास्तविकता थोड़ी कम है। और क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है वो कंपनी पे 1773 से ही धीरे धीरे शुरू हो गया था। जब अपनी सभी वीडियो, आगे आने वाले वीडियोस को आप देखोगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया कंपनी को हटाकर। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। अब सबसे पहला इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, और उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि और बाद में इसके प्रावधान। अब जहां तक उद्देश्यों की बात है तो अपने एक ही लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं कि 1773 के अधिनियम की जो कमियां थी, 1773 के अधिनियम में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया। अब बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। अब 1773 का जो अधिनियम आया, रेगुलेटिंग एक्ट जो था, उसमें उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में होती है। और दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा, गवर्नर जनरल की परिषद। जो सबसे महत्वपूर्ण विवाद रहा वो था गवर्नर जनरल की परिषद, जिसमें 4 सदस्य थे और एक गवर्नर जनरल, कुल मिलाकर 5 हुए। कोई भी जो निर्णय था वो बहुमत के आधार पर होना था। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या रही कि जब ये परिषद का निर्माण हुआ तो आपस में क्या हुआ, उसकी परिषद में झगड़े होने शुरू हो गए। अब परिषद में झगड़े किस प्रकार से हुए, कुल 5 लोग परिषद में हुए गवर्नर जनरल को मिलाकर, बहुमत क्या हुआ 3 का।
मतलब जो 4 सदस्य उसकी कार्यकारिणी के थे, उनमें से अगर 3 सदस्य कोई प्रस्ताव अपने बहुमत से पास कर दे तो गवर्नर जनरल की उस प्रस्ताव में आवश्यकता ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल की शक्तियों का ह्रास होता है, उसकी शक्तियां क्षीण पड़ती है, जिससे अनेकों विवाद खड़े हो जाते हैं। एक विवाद जो था वो था नंद कुमार विवाद हुआ था, जिसमें जो वारेन हेस्टिंग पे रिश्वत लेने के आरोप भी लगे थे। तो उस प्रकार के अनेक और विवाद भी उस समय में हुए थे। तो इन विवादों के कारण क्या हुआ कि 1881 का संशोधनात्मक बिल लाना पड़ा। ठीक है। दूसरा विवाद जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो क्या था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण, सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुई, उससे क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी उनमें आपस में क्लैश होने लग गया, उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। क्योंकि दोनों का जो कार्य क्षेत्र था, जो क्षेत्राधिकार था, वो उसमें 1773 के एक्ट में नहीं था कि दोनों का कार्य क्षेत्र या क्षेत्राधिकार क्या होगा, ये उसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ था। तो एक इसको लेकर विवाद हुआ। तो इन सभी जो विवाद थे, ये विवाद इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के रूप में सामने है। अब 1781 के संशोधन जो अधिनियम था उसके क्या प्रावधान थे, उन पर अपने चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसमें प्रावधान अपने को देखने को मिलता है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के मध्य क्षेत्राधिकार को लेकर उत्पन्न हुए प्रश्न का निस्तारण करने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाना पड़ा। अब इसे हम एक छोटे उदाहरण के रूप में भी समझते हैं कि एक तो सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, ये उसकी परिषद हुई। अब क्या था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बनाए गए कानूनों को कई बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए नियम कानूनों को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ने मानने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर बहुत सी समस्याएं उस समय में सामने आने लगी। तो क्योंकि इन दोनों के जो क्षेत्राधिकार थे वो निश्चित नहीं थे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का कहना था कि हम कार्यपालिका शक्तियां हैं, विधायिका भी हम ही हैं और नियम कानून बनाने का अधिकार भी हमें है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि नियम और कानूनों को बनाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। तो इन प्रश्नों को लेकर आपस में विवाद होते गए और इसलिए क्या हुआ, जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसे लागू करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार है उन्हें कुछ मात्रा में, पूरी तरह से तो इस अधिनियम में भी नहीं किया गया था, कुछ हद तक इसमें जो आपसी विवाद था उसको कम करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के जो कार्य और शक्तियां थी उनको भी अलग तरीके से बांट दिया गया। तो यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अब ये किस प्रकार से लागू होता है कि अब ये लाइन देखिए आप, कंपनी के पदाधिकारियों के शासकीय कार्य बराबर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि कंपनी के पदाधिकारियों के शासकीय कार्य। अब अपने किसी भी व्यक्ति को अगर देखें, मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो किसी सरकारी नौकरी में है, ठीक है, वो कोई सरकारी जॉब करता है या किसी बड़े, हम मान सकते हैं कि संवैधानिक पद पर भी हो, वो 2 प्रकार के कार्य हमेशा करता है। पहला तो वो शासकीय कार्य करेगा और दूसरा अपने निजी कार्य। ठीक है। ये 2 प्रकार के काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है और सामान्य रूप पे करते भी हैं। अब यहां क्या है, कंपनी के पदाधिकारियों के शासकीय कार्य बराबर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी का कर्मचारी जो भारत में रह रहा है या भारत में अपनी सेवाएं दे रहा है, उसके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों
को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये व्यवस्था की गई कि जो सरकारी काम जो कंपनी कर रही थी उन कामों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इससे बचने के लिए क्या किया गया कि ये अधिनियम में प्रावधान जोड़ा गया कि कंपनी के पदाधिकारियों के शासकीय कार्य, मतलब जो व्यक्ति कंपनी का पदाधिकारी है और वो अपने पद पे रहता हुआ कोई भी सरकारी काम करता है, तो उस काम की जो अपील है या उस काम के बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं आएगा। ठीक है, जो उसने सरकारी काम किया है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसमें कुछ गलतियां रही हो, परंतु उस कार्य की जो शिकायत या आपने कह सकते हैं कि कोई भी क्षेत्राधिकार ऐसा नहीं है सर्वोच्च न्यायालय का कि वो उसमें अपना इंटरफेयर कर सके। तो इससे क्या हुआ कि शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, मतलब शासकीय कार्यों पर नियंत्रण किसका रखा गया, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का। और अन्य कोई भी, मान लो कोई व्यक्ति निजी काम भी कर रहा है, कोई पदाधिकारी है, उसने कंपनी के शासकीय कार्यों उसके अलावा कुछ और काम किया, व्यापार किया, मान लो अपना खुद का निजी व्यापार भी वो करते थे, और उस निजी व्यापार के अंतर्गत उसने कोई घोटाला किया, ठीक है, कोई गलत काम किया, तो उस पर जो सुनवाई है वो कहाँ हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। केवल यही छूट दी गई कि कंपनी के पदाधिकारी के शासकीय कार्य, मतलब कंपनी के लिए किए गए सरकारी कार्यों के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर सर्वोच्च न्यायालय का नहीं होगा। अन्य कोई अगर वो निजी काम करता है तो उस निजी काम में सर्वोच्च न्यायालय अपना इंटरफेयर कर सकता है, उसकी सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है। अब दूसरा जो प्रावधान महत्वपूर्ण जोड़ा गया, प्रतिवादी पर निजी कानून। अब देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ते में हुई, ठीक है, और जो कलकत्ता की पूरी प्रजा थी वो उस सुप्रीम कोर्ट के अधीन थी। अब मान लो कि कोई भारतीय व्यक्ति है, ठीक है, उसने कोई अपराध किया, अब उसकी सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट किन कानूनों के अंतर्गत उसकी सुनवाई करेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो सभी जज ब्रिटेन से आए थे और वो केवल ब्रिटिश कानूनों को जानते थे, और जो कंपनी के पदाधिकारी अंग्रेज थे वो भी उन्हीं ब्रिटिश कानूनों को मानते थे। अब भारतीय कानून उस समय में लिखित या लिपिबद्ध तो थे नहीं, भारत में उस समय में सामाजिक कानूनों की प्रथा थी। जैसे मुसलमान हैं तो कोई उसके लिए मुस्लिम कानून शरीयत लागू होगा, भारतीयों के लिए कोई भारतीय जो हिंदू है उनके लिए हिंदू कानून लागू होंगे, या फिर कुछ क्षेत्र विशेष के आधार पर अनेक कानून उस समय देशी रियासतों राजा रजवाड़ों के बनाए होते थे। तो अब यह समस्या आ गई कि अगर कोई मान लो भारतीय व्यक्ति है, उस पर कोई मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी सुनवाई किस कानून के अंतर्गत होगी। हो सकता है कि भारत में तो उस किए गए अपराध के लिए सजा हो ही ना, और उसी अपराध के लिए ब्रिटिश कानून में कड़ी सजा हो। तो इससे क्या होगा कि उसका जो न्यायिक अधिकार है वो छीनने का डर था। इसलिए क्या कहा गया कि जो प्रतिवादी है उस पर निजी कानून लागू होगा। अगर कोई भारतीय व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है तो उसकी जो सुनवाई है वो भारतीय कानूनों के आधार पर होगी, और किसी ब्रिटिश व्यक्ति पर अगर कोई मुकदमा चलता है तो उसकी जो सुनवाई है वो ब्रिटिश कानूनों के आधार पर होगी। गवर्नर जनरल और परिषद बराबर पंजीकरण, 1773 का जो एक्ट था उसमें यह कहा गया था कि अगर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई भी कानून पास करती है या किसी भी कानून का निर्माण करती है तो उस कानून को पहले सुप्रीम कोर्ट से पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा, मतलब रजिस्टर्ड करवाना उसे होगा। परंतु 1781 के अधिनियम में क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई कानून बनाती है तो उसका सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है। तो ये था 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। और अब जो नया अधिनियम है वो है पिट्स का इंडिया एक्ट। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो या फिर अपने कॉलेज का सिलेबस हो, काफ़ी उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न भी उसमें से आते रहते हैं। पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि
कि किन पृष्ठभूमि, किन कारणों से ये अधिनियम लाना पड़ा, बाद में देखेंगे इसके प्रावधान। तो अब 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट की अगर अपने पृष्ठभूमि देखें तो सबसे पहले है कंपनी के भारतीय प्रबंधन की जांच। अब देखिए, जब असल में हुआ क्या कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उससे पहले जब कंपनी के द्वारा कुछ ऋण की मांग की गई ब्रिटिश सरकार से, तभी कंपनी संदेह के घेरे में आ गई थी, क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी भारत से ब्रिटेन लौटते थे वो अपने साथ इतना अधिक पैसा, धन दौलत, सोना वगैरह इतना कुछ लेके लौटते थे कि जो ब्रिटेन के लोग थे वो सोचते थे कि पता नहीं कंपनी कितनी ज़्यादा मुनाफे में काम कर रही है, और कंपनी का अधिक कर्मचारी और अधिकारी तो इतना पैसा लेके लौट रहे हैं और कंपनी सरकार से ऋण की मांग कर रही है। दोनों ही बातें क्या थी, बिल्कुल विपरीत थी। मतलब कंपनी का कहना था कि हम तो भारत में नुकसान में, घाटे में चल रहे हैं, और कंपनी के कर्मचारी खूब पैसा लेकर भारत से लौट रहे थे। तो इस कुप्रबंधन की जांच करवाने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा 2 गुप्त समितियां बनाई गई थी। ठीक है, इन गुप्त समितियों का काम क्या था कि आप भारत जाओ और इस बात की जांच करो कि क्या कंपनी वास्तविकता में घाटे में चल रही है, और अगर कंपनी घाटे में है तो कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी है वो इतना अधिक धन दौलत लेकर ब्रिटेन में वापस कैसे लौट रहे हैं। ठीक है, तो एक तो इसकी जो जांच थी वो जांच, उस जांच की जो रिपोर्ट थी वो सामने आना। ठीक है, उस रिपोर्ट के बारे में अपने देखेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध और 10 लाख का कर्ज, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस जांच में क्या सामने आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो आंग्ल मराठों के साथ युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे, उन युद्धों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। मतलब युद्ध के जो खर्चे हुए उन खर्चों में गंभीर अनियमितताएं थी, और उनमें जो समितियां बनाई गई उनको काफी शिकायत थी। ठीक है, और आंग्ल मराठा युद्ध करते समय जो ब्रिटिश संसद थी उसको एक प्रकार से धोखे में रखा गया कि पूरी जानकारियां युद्ध की ब्रिटिश संसद तक नहीं पहुंचाई गई। और दूसरा 10 लाख का कर्ज, आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होने के बाद, क्योंकि मराठों से काफी पैसा अंग्रेजों ने लिया था युद्ध के एक संधि समझौते के तौर पर, और उन सब के बावजूद भी कंपनी ने एक बार फिर से 10 लाख पाउंड की कर्ज की मांग ब्रिटिश संसद के सामने रखी। तो इससे कंपनी और अधिक संदिग्ध हो गई कि वास्तविकता में ऐसा है क्या कि कंपनी इतने ज्यादा नुकसान में चल रही है। तो इन एक तो 2 जो समितियां थी, गुप्त समितियां, उनकी जांच में ये सब कुछ सामने आना, और इन कुप्रबंधन को रोकने के लिए क्या हुआ कि एक नया बिल तैयार किया गया। अब पहले तो अपने पढ़ा कि 1884 का पीट्स इंडिया एक्ट। अब एक बार उस बात को भूल जाते हैं। 1884 से 1 साल पहले 1883 में क्या हुआ कि ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ और जेम्स फॉक्स की दोनों की गठबंधन की सरकार काम कर रही थी। ठीक है, टोरी पार्टी के थे ये। टोरी पार्टी की गठबंधन की सरकार उस समय ब्रिटेन में थी। अब क्या हुआ कि सबसे पहले 1883 में जेम्स फॉक्स जो थे वो एक बिल लेकर आए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसमें जो कंपनी के जो कुप्रबंधन था उसको रोकने के लिए आगे कुछ प्रावधान किए गए थे। अब हुआ क्या कि जब ये बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पेश किया गया, ब्रिटिश संसद में ये पेश किया गया, तो ये बिल वहां पास नहीं हो सका। मतलब ब्रिटिश संसद में बिल पास नहीं हुआ, और पास नहीं होने के कारण क्या हुआ कि ये जो गठबंधन की सरकार है ये गिर गई। ठीक है, अब ब्रिटिश इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटिश इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भारतीय मुद्दे को लेकर ब्रिटेन की सरकार गिर जाती है।
ठीक है, मतलब किसी भारतीय मुद्दे को लेकर ब्रिटिश सरकार कब गिरी, ये है 1883 में लॉर्ड नॉर्थ और जेम्स फोक्स की सरकार गिर जाती है। कंपनी पर कुप्रबंधन की जो शिकायतें आई, उस शिकायतों के बाद में एक बिल लाया गया, वो बिल ब्रिटिश संसद में पास नहीं हो सका और इन दोनों की जो गठबंधन की सरकार थी वो सरकार गिर गई। अब ये सरकार गिरने के बाद पीट द यंगर, अब जो विलियम पीट थे, इनके पिता भी वहां के जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके थे और इस कारण इनका नाम था पीट द यंगर। अब दोबारा इनकी सरकार बनती है 1884 में और जो विलियम पीट हैं ये एक नया बिल लेकर आते हैं और वो बिल कहलाता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें ये जो है ये 1783 है, 1883 नहीं है, इसको थोड़ा सही कर लें। अब जो बिल आया वो आया पीट्स का इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है। तो पृष्ठभूमि अपने पढ़ ली कि क्या इसकी पृष्ठभूमि रही और किस प्रकार से ये बिल आया, किन परिस्थितियों में बिल आया। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा 2 गुप्त समितियां बनाई गई थी। उन समितियों की जांच में कंपनी को लेकर भारी कुप्रबंधन की शिकायतें सामने आई और इस शिकायतों के बाद अंगल मराठा युद्ध को लेकर भी विवाद हुआ और इस युद्ध के समाप्त होते ही कंपनी ने एक बार फिर से 10 लाख पाउंड की कर्ज की मांग ब्रिटिश संसद से की, जिससे और अधिक हंगामा ब्रिटेन में खड़ा हो जाता है। और जो इस कुप्रबंधन को निपटने के लिए जो बिल लेकर आया जेम्स फोक्स के द्वारा 1783 में, वो जो बिल संसद में पास नहीं हुआ और गठबंधन की सरकार जो गिर जाती है। पहली बार किसी भारतीय मुद्दे को लेकर ब्रिटिश सरकार गिरी और उसके बाद विलियम पीट द यंगर नई सरकार बनाते हैं और एक नया बिल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहा जाता है पीट्स का इंडिया एक्ट 1784। अब इस बिल के क्या प्रावधान थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब एक पहली बार कंपनी के प्रशासन में भारी बदलाव इस एक्ट के द्वारा किए गए और जो कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण है उस नियंत्रण को भी कंपनी पर बढ़ा दिया गया। अब यहीं से हमें पता लगता है कि किस प्रकार न केवल 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के अस्तित्व को समाप्त करके ब्रिटिश संसद की जो राज्य की स्थापना यहाँ हुई, बल्कि उससे पहले ही एक कड़ी के द्वारा क्या हुआ कि मतलब एक चेन थी अधिनियमों की, एक के बाद एक दूसरे अधिनियम आते गए और उन अधिनियमों के द्वारा धीरे धीरे कंपनी की शक्ति को समाप्त करके और ब्रिटिश संसद ने अपना नियंत्रण भारत पर स्थापित किया। और सबसे जो पहला और बड़ा उदाहरण है वो इसका ये है 1784 का पीट्स का इंडिया एक्ट। अब इसके देखते हैं कंपनी प्रावधान क्या रहे। सबसे पहले कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। कंपनी जिसको अनुमति मिली थी मूल रूप से व्यापारिक कार्य करने की, व्यापारिक एकाधिकार भी था कंपनी का भारत पर और मंजूरी भी जो काम करने की थी वो राजनीति करने की नहीं थी, वो तो सामान्य तौर पर व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी और खुद की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों को तैनात करने की कंपनी को अनुमति दी गई थी, जिसका गलत फायदा उठाकर कंपनी ने अनेक युद्धों में भाग लिया और खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। तो कंपनी को क्या कहा गया कि आपका जो मूल कार्य है वो मूल कार्य है भारत में व्यापार करना, आपके पास व्यापारिक एकाधिकार है, तो आप अपना जो व्यापारिक काम है वो ही केवल भारत में करते रहें, इसके अलावा कोई और काम आप भारत में मत करो, जो युद्ध वगैरह है वो काम हम देख लेंगे ब्रिटिश संसद के द्वारा, ऐसा मूल रूप से कहा गया। अब देखिए और काम कौन से थे, राजनीतिक कार्य हो गए, सैनिक कार्य हो गए, इनके अलावा जो राजस्व से संबंधित कार्य थे वो भी अपने मान सकते हैं। ये तो भारी मुद्दा था राजस्व का, तो राजस्व इकट्ठा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती हुई, आगे के अधिनियम में उसके बारे में पढ़ेंगे। अब क्या कहा गया कि कंपनी केवल क्या काम करेगी, व्यापारिक कार्य ही ब्रिटेन में करेगी। राजनीतिक काम, सैनिक कार्य, जो राजस्व संबंधित जो कार्य हैं उन कामों के लिए अलग से व्यवस्था की गई और वो व्यवस्था क्या थी कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। अपने पहले पढ़ चुके हैं बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है। अब इन्हीं के साथ क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया कंपनी के जो राजनीतिक और सैनिक और राजस्व कार्य है उनके लिए।
ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य थे। अब ये 6 सदस्य कौन कौन थे? पहला, राज्य सचिव। ये ब्रिटेन में एक पद था, बहुत अधिक अनेकों राज्य सचिव हुआ करते थे, उनमें कोई भी एक जो राज्य सचिव था जिसका निर्धारण ब्रिटिश संसद के द्वारा करना था, वो राज्य सचिव बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर होगा। ये आपने कह सकते हैं इसका अध्यक्ष वही होगा। चांसलर ऑफ एक्सचेकर। अब चांसलर ऑफ एक्सचेकर क्या है कि जो ब्रिटेन का खजाना था, ठीक है, जो ट्रेजरी थी ब्रिटेन की, जो ब्रिटेन के महारानी या अपने के शासक का जो खजाना होता था, उस खजाने का जो प्रमुख था वो व्यक्ति कहा जाता था चांसलर ऑफ एक्सचेकर। मूल रूप से जो वित्त मंत्री का पद था उसके समकक्ष था ये पद। तो एक इसमें हुआ चांसलर ऑफ एक्सचेकर। और प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य। अब ये प्रीवी काउंसिल क्या थी कि ब्रिटेन की महारानी को सलाह मशवरा देने के लिए कुछ वृद्ध लोगों का एक समूह होता था, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मामलों पर ब्रिटेन के शासक वर्ग को सलाह देता था। जैसे आपने देखते हैं कोई भी जहां भारत में नेता वगैरह जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो उनको राज्यपाल बना दिया जाता है बाद में, ठीक है, और कुछ को अन्य और पद दे दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि जो कंपनी, जो प्रीवी काउंसिल थी, उसमें वृद्ध जो राजनेताओं का एक समूह था और वो जो थे ब्रिटिश शासक वर्ग को सलाह देते थे। मतलब एक प्रकार से अपने मान सकते हैं कि ब्रिटिश जो शासक वर्ग थे उसके सलाहकार थे, सलाहकार मंडल था उसका। और इसकी शुरुआत मूल रूप से 1708 में हुई। जो प्रीवी काउंसिल, पहली प्रीवी काउंसिल बनाई गई वो 1708 में बनाई गई। इसका भी विशेष ध्यान रखें, प्रश्न पूछ सकते हैं वैसे कि प्रीवी काउंसिल का निर्माण कब हुआ, क्या इसका काम था, शासक वर्ग को सलाह देना। 1708 में 1 मई 1708 में ये बनाई गई। तो 4 प्रीवी काउंसिल के मेंबर, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और एक राज्य सचिव, कुल 6 लोग मिलकर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण करते हैं। और जो कंपनी के राजनीतिक सैनिक कार्य है वो कौन करेगा? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। तो एक तो ये प्रावधान हुए। अब एक प्रावधान और क्या था? काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको लेकर भी कई शिकायतें आ रही थी कि सब उसमें 4 सदस्य हैं, एक गवर्नर जनरल हो गया, 5 सदस्य हो गए, बहुमत 3 का हुआ। अब क्या हुआ, अगर 3 सदस्य एक साथ हो गए तो गवर्नर जनरल अपनी जगह पर बैठा रहे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कानून तो बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज को रोकने के लिए, गवर्नर जनरल की शक्तियों को थोड़ा बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि जो उसकी काउंसिल के 4 सदस्य थे उसको कम करके कितना कर दिया गया? 3 सदस्य कर दिया गया, ठीक है। अब जब 3 सदस्य हुए तो उसके साथ एक गवर्नर जनरल हो गया। अब कितने हो गए? टोटल 4 सदस्य हो गए। अब 4 में से जो बहुमत है वो कितना होना था? 3 का बहुमत होना था। या अगर उसमें यह भी व्यवस्था की गई कि अगर 2-2 के बहुमत बराबर हो जाए, कभी मान लो किसी निर्णय पर 2 सदस्य एक तरफ हो, 2 सदस्य दूसरी तरफ हो, तो गवर्नर जनरल होगा, उसका मत क्या होगा? निर्णायक होगा। तो उसमें 4 सदस्यों की जगह 3 सदस्य कर दिए गए। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो अपने को इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि कंपनी के शासन के ये अंतिम दिन थे, ब्रिटिश सरकार अपने नियंत्रण भारत पर स्थापित कर रही थी, उसमें उसका कारण ये है कि इस अधिनियम में जहां तक आज से पहले, मतलब इस दिन अधिनियम लागू होने से पहले तक कहा जाता था कि कंपनीज इंडियन टेरिटरी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्र, मतलब जो जिन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उन्हें कहा जाता था कंपनीज इंडियन टेरिटरी, कि ये कंपनी के भारतीय क्षेत्र हैं। उनका नाम बदलकर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कर दिया गया। इससे क्या पता चलता है कि कंपनी का अब जो शासन संबंधी कार्य है वो अब क्या हुआ? धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। और जो प्रांत या जो क्षेत्र पहले कंपनीज इंडियन टेरिटरी के नाम से जाने जाते थे, अब वो क्षेत्र क्या हुए? ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के नाम से जाने लगे, ठीक है। तो ये था पीट्स का इंडिया एक्ट। आज हमने पढ़ा 1700
1781 का संशोधन अधिनियम और 1784 का पिट्स कैंडिडेट एक्ट, इसके पृष्ठभूमि देखिए किस प्रकार से ये लागू हुआ, ठीक है, इसमें क्या प्रावधान रहे और इन प्रावधानों से क्या हुआ कि क्या प्रभाव पड़ता है। अब तो इसी प्रकार से इसके आगे के जो वीडियोज होंगे उनमें अपने देखेंगे कि किस प्रकार धीरे धीरे कंपनी के नियंत्रण को समाप्त करके ब्रिटिश नियंत्रण भारत पर स्थापित होता है। और इसी कारण हमारे साथ आप बने रहें और लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं उन्हें देखते रहें। उन्हें अगर आपको पसंद है तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।